हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। हम लोग ये वीडियो सेकंड देख रहे हैं शिक्षा और अर्थ संप्रत्यय एवं से प्रकृति का। ठीक है, एजुकेशन से मीनिंग कंसेप्ट एंड नेचर्स। तो इसके पहले हम लोग पार्ट फर्स्ट कंप्लीट कर चुके हैं। उस पर हम लोग ने कुछ इंपॉर्टेंट डेफिनेशंस देखी थी। जैसे कि एक डेफिनेशंस को हम लोग ने याद करा था महात्मा गांधी जी की जो थी, तो उसको हम लोग ने किससे, शाम वर्ड से याद करा था। ठीक है, शाम, तो शा से हो जाएगा हमारा शरीर, आ की मात्रा वाले से हो जाएगा आत्मा और माँ से हो जाएगा मन। ठीक है, तो उनकी डेफिनेशन में क्या बोला गया था, शिक्षा से मेरा अभिप्राय से बालक और मनुष्य के शरीर, मन तथा आत्मा के सर्वांगीण एवं सर्वोत्कृष्ट विकास से है। ठीक है, तो वो वीडियो अगर नहीं देखी है तो उसको देख लीजिए। फिर इसके बाद हम लोग आज सेकेंड पार्ट इसका कंप्लीट करेंगे। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अब देखिए, आज के वीडियो में हम लोग देख रहे हैं शिक्षा का सही संप्रत्यय, मतलब कि कंसेप्ट है। ठीक है, शिक्षा का सही कंसेप्ट। तो इस पे क्या बोला गया है उसको देखेंगे। शिक्षा के विषय में दार्शनिकों, समाजशास्त्रियों, राजनीति शास्त्रियों, अर्थशास्त्रियों, मनोवैज्ञानिकों और वैज्ञानिकों के भिन्न भिन्न दृष्टिकोण हैं। ठीक है, यदि हम ध्यानपूर्वक देखें तो स्पष्ट होगा कि वे क्षेत्र विशेष तक सीमित हैं। आज हम शिक्षा की व्यवस्था को व्याख्या करते समय इन सभी के दृष्टिकोणों से तत्वों का चयन से करते हैं। शिक्षा जगत में इसे संकलन प्रवृत्ति कहते हैं। इन सबके दृष्टिकोणों से शिक्षा की प्रवृत्ति के विषय में ये तथ्य उजागर होते हैं कि शिक्षा एक स्वदेश सामाजिक अविरत, ठीक है, और क्या है, हाँ, गतिशील और विकास की प्रक्रिया है। ठीक है, और इनके कार्यों के संबंध में यह स्पष्ट होता है कि इसके द्वारा सब मनुष्यों की जन्मजात शक्तियों का विकास, उनके ज्ञान एवं कला कौशल के में वृद्धि तथा व्यवहार में परिवर्तन किया जा सकता है, और इस प्रकार से उन्हें सभ्य, अब देखिए जो मेन है वो ये हो जाएगा, उन्हें देखिए शिक्षा से जो इम्पोर्टेंट है वो यही है कि अगर शिक्षा ग्रहण कर लेंगे तो क्या होता है, उस पर कुछ ना कुछ परिवर्तन आ जाता है। ठीक है, तो क्या हो जाता है वो देखेंगे, सभ्य, संस्कृत एवं योग्य नागरिक बनाया जा सकता है। किसके द्वारा, शिक्षा के द्वारा। ठीक है, तो अब फिर इसके बाद है, पर अब तक हमने शिक्षा की जो परिभाषाएं देखी है उनमें प्राय दो दोष थे। तो दो दोष हैं, क्या है वो देखेंगे। एक तो यह कि इसमें शिक्षा प्रक्रिया की प्रकृति का स्पष्ट बोध नहीं है। ठीक है, तो पहला क्या हो जाएगा, स्पष्ट बोध नहीं है, और दूसरा क्या हो जाएगा कि ये शिक्षा के किसी उद्देश्य विशेष पर ही बल देती हैं। ठीक है, इसका मतलब क्या हुआ कि ये किसी एक टॉपिक को ही बल देती हैं, या फिर किसी एक शब्द को मान सकते हैं। यही कारण है कि सर्वमान्य परिभाषाएं नहीं हो सकी। शिक्षा की उपयुक्तम परिभाषा तो वह होगी जिससे शिक्षा प्रक्रिया की प्रकृति एवं कार्य दोनों का स्पष्ट बोध हो। फिर इसके बाद है, इस दृष्टि से शिक्षा को निम्नलिखित रूप में परिभाषित करना चाहिए। अब देखिए यहाँ पे जो दिया गया उसको देखेंगे, इंपॉर्टेंट है ये। हाँ, क्या है, शिक्षा किसी समाज में सदैव चलने वाली स्वदेश सामाजिक प्रक्रिया है। कैसी प्रक्रिया है, स्वदेश सामाजिक प्रक्रिया है, जिसके द्वारा मनुष्य की जन्मजात शक्तियों का विकास उसके ज्ञान, उसके कला कौशल से होता है। ठीक है, कला कौशल से में वृद्धि, व्यवहार से में परिवर्तन किया जाता है, और इस प्रकार उसे सभ्य सुसंस्कृत योग्य नागरिक बनाया जाता है। इसके द्वारा व्यक्ति एवं समाज दोनों निरंतर विकास करता है। ठीक है, तो ये हो गया हमारा कुछ पॉइंट्स। फिर इसके बाद ये दिया गया, शिक्षा की यह परिभाषा से अपने पूर्ण है। इससे शिक्षा प्रक्रिया की प्रकृति की यह उद्देश्य सामाजिक अविरत गतिशील एवं विकास की प्रक्रिया है, और इसके कार्यों कि इसके द्वारा मनुष्य की जन्मजात शक्तियों का विकास, उसके ज्ञान से एवं कौशल विकास, कला कौशल में वृद्धि तथा व्यवहार में परिवर्तन किया जाता है, और उसे सब सुनिश्चित, यही सब रिपीट है ज़्यादातर में कि उसे देखिए, अगर शिक्षा ग्रहण कर लेंगे तो क्या क्या बनते हैं,
सभ्य हम लोग बन जाएंगे, सुसंस्कृत बन जाएंगे और क्या हो जाएगा, योग्य नागरिक बनाया जा सकता है, बन जाएंगे नहीं बनाया जा सकता है, जिससे कि हम लोग अच्छे नागरिक बन सकें। ठीक है, दोनों का स्पष्ट बोध होता है कि मनुष्य को सभ्य, सुसंस्कृत एवं योग्य नागरिक बनाने में किसी भी समाज की शिक्षा के समस्त उद्देश्य एवं कार्य समाहित, अतः शिक्षा की यह परिभाषा सबको स्वीकार होनी चाहिए। अब देखिए, इस पे खाली 3 वर्ड आप लोग याद रखिए, क्या है, सभ्य, सुसंस्कृत एवं से योग्य नागरिक। ठीक है, तो जो मेन शिक्षा की जो परिभाषा दी गई है उस पर यही बताया गया है कि अगर हम लोग शिक्षा ग्रहण कर लेंगे तो हम लोग की क्या बनाया जा सकता है, या तो हम लोग क्या बन सकते हैं, सभ्य, सुसंस्कृत एवं से योग्य नागरिक। ठीक है, अब एग्जाम्पल के तौर पे आप मान सकते हैं, बिना पढ़ा लिखा और पढ़ा लिखा आदमी में आप लोग फ़र्क समझ सकते हैं। जब वो बोलता है अच्छे से बोलेगा, ठीक है, एक कुछ को छोड़ के बाकी जितने भी पढ़े लिखे होते हैं वो क्या है, अच्छे से बोलेंगे और कुछ गलत गाली देंगे नहीं, वैसे तो नॉर्मल। ठीक है, तो यही सब इस पर बताया गया है। फिर इसके आगे हम लोग देखेंगे, हाँ इम्पॉर्टेंट है ये वाला, शिक्षा का व्यापक एवं संकुचित अर्थ। ठीक है, एक वीडियो मैंने इस पर डाला हुआ है जिसपे कि हमने उस पर जो अंतर है वो उस पर बताया है। ठीक है, आप देखिए, फिर इसके बाद इसमें हम लोग देख लेते हैं। हाँ, हम जानते हैं कि किसी समाज में किसी बच्चों की शिक्षा उसके परिवार, छोटे बड़े विभिन्न सामाजिक समूहों, सामुदायिक केंद्रों एवं विभिन्न प्रकार के विद्यालयों, महाविद्यालयों एवं और विश्वविद्यालयों में चलती है। परंतु कुछ लोग केवल विद्यालयों, महाविद्यालयों और विश्वविद्यालयों में चलने वाली शिक्षा को ही शिक्षा कहते हैं। इस प्रकार शिक्षा शब्द का प्रयोग 2 रूपों में होता है, एक व्यापक रूप और दूसरा संकुचित। ठीक है, तो अभी मैंने इसकी एक वीडियो देख लीजिएगा, व्यापक और संकुचित का जो अंतर बताया है उसको देख लीजिएगा तो आपको क्लियर हो जाएगा वो। ठीक है, तो इस पे क्या बोला गया है, शिक्षा के 2 रूप होते हैं। ठीक है, शिक्षा शब्द जो बोला गया है उसके 2 रूप होते हैं। कौन कौन सा, एक व्यापक होता है और दूसरा क्या कौन सा है, संकुचित रूप है। ठीक है, तो शिक्षा का व्यापक अर्थ है उसको देखेंगे। तो हम जानते हैं कि प्रत्येक प्राणी अपनी जाति में जन्म लेता है और इसके बीच रहकर अपनी जाति के प्राणियों की तरह चलना फिरना, खाना पीना, सुनना बोलना और अनेक प्रकार की अन्य क्रियाएं करना सीखता है। मनुष्य जब पैदा होता है तो बहुत ही असहाय अवस्था में होता है, परंतु जन्म के बाद कुछ दिन बाद ही वह अपनी जाति के प्राणियों का अनुकरण कर चलना फिरना, खाना पीना और सुनना बोलना सीखने लगता है और धीरे धीरे अनेक प्रकार से अन्य क्रियाएं करना सीखता है। वह सबसे पहला पाठ अपनी माँ की गोद में पढ़ता है और फिर अपने घरेलू पर्यावरण से सीखता है और उसके बाद जिसके भी संपर्क में आता है उसी से कुछ ना कुछ सीखता है। सभ्य समाज अपने बच्चों की जन्मजात शक्तियों के उचित विकास करने और उसके व्यवहार में वांछित परिवर्तन करने के लिए विद्यालयों की व्यवस्था करते हैं, परंतु बच्चे विद्यालयों के साथ साथ अन्य स्थानों पर भी कुछ ना कुछ सीखते हैं। और सच बात तो यह है कि विद्यालय छोड़ने के बाद भी सीखने सिखाने की प्रक्रिया चलती रहती है और जीवन से पर्याप्त चलती है। व्यापक जो अर्थ में जीवन से पर्यंत चलने वाली सीखने सिखाने की यह प्रक्रिया ही शिक्षा है। इस शिक्षा के उद्देश्य, पाठ्यक्रम और शिक्षण विधियों सभी बहुत व्यापक होती हैं, उन्हें सीमा में नहीं बांधा जा सकता है, पर होते शब्द विकासोन्मुख ही हैं। अनेक विद्वानों ने शिक्षा के इस रूप को परिभाषा में बांधने का प्रयत्न किया है। उनमें से एक है, कौन है, जे.एस. मैकेंजी का प्रयास साने आप देखिए, इन्होंने जो डेफिनेशन दी है उनको देखेंगे। व्यापक दृष्टि से शिक्षा जीवन से पर्याप्त चलने वाली प्रक्रिया है और जीवन के प्रत्येक अनुभव के द्वारा इसका विकास होता है। क्या बोला है इन्होंने कि जो व्यापक दृष्टि से देखेंगे तो जो जीवन है, जीवन पर्याप्त चलने वाली प्रक्रिया, मतलब कि हम लोग पूरे जीवन कुछ ना कुछ सीखते रहते हैं। ठीक है, तो जीवन के प्रत्येक अनुभव के द्वारा इसका विकास होता है। और इंग्लिश में हो जाएगा, इन वाइडर सेंस इट इज़ द
process that goes on throughout life and that is promoted by almost every experience in life. फिर इसके बाद क्या बोला गया है, अधिकतर विद्वांस व्यापक अर्थ में शिक्षा की इस परिभाषा से सहमत हैं, परंतु इस परिभाषा से ना तो शिक्षा प्रक्रिया के रूप का स्पष्ट ज्ञान होता है ना उनके परिणाम का। हमारी दृष्टि से व्यापक अर्थ में शिक्षा को निम्नलिखित रूप में परिभाषित करना चाहिए। अब जो परिभाषा दी गई है उसको देख लेंगे। व्यापक अर्थ में शिक्षा किसी समाज में सदैव चलने वाली वस्तु देश सामाजिक प्रक्रिया है जिसके द्वारा मनुष्य की जन्मजात शक्तियों का विकास उसके ज्ञान से एवं से कला कौशल से की वृद्धि एवं से व्यवहार में परिवर्तन किया जाता है। ठीक है, और इस प्रकार उसे सभ्य सुसंस्कृत एवं से योग्य नागरिक बनाया जाता है। इसके द्वारा व्यष्टि एवं समाज दोनों निरंतर विकास करते हैं। ठीक है, तो ये हो गई व्यापक अर्थ की डेफिनेशन। फिर इसके बाद बोला गया शिक्षा का संकुचित अर्थ। अब देखिए संकुचित अर्थ को देखेंगे तो समानतः लोग विद्यालयों, महाविद्यालयों, विश्वविद्यालयों में चलने वाली जो स्कूलिंग को ही शिक्षा कहते हैं। ठीक है, जो स्कूल में पढ़ाया जाता है उसी को ये लोग शिक्षा मान लेते हैं, बट यह शिक्षा का संकुचित अर्थ है। तो यह क्या हो जाएगा, शिक्षा का जो है संकुचित अर्थ है। हम जानते हैं कि प्रत्येक समाज की अपनी जीवन शैली होती है और अपनी आकांक्षाएं होती हैं। समाज में प्रौढ़ सदस्य अपने आने वाली पीढ़ी को इस जीवन शैली में प्रशिक्षित करने एवं अपनी आकांक्षाओं को पूर्ति के लिए शिक्षा की व्याख्या करते हैं और इस शिक्षा के उद्देश्य पाठ्य चर्चा और शिक्षण से विधियाँ सभी निश्चित होते हैं। यह शिक्षा बच्चे की एक निश्चित आयु का प्रारंभ होती है और एक निश्चित काल तक चलती है। यह शिक्षा निश्चित स्थानों, विद्यालयों एवं निश्चित व्यक्तियों, जो हमारा इस पर शो करा गया वो क्या है, शिक्षकों और निश्चित बच्चों मतलब कि विद्यार्थियों के बीच चलती है। आज इस शिक्षा की व्याख्या समाज अथवा राज्य द्वारा की जाती है। तब यह समाज अथवा राज्य के उद्देश्यों की प्राप्ति का साधन होनी स्वाभाविक है। किसी राष्ट्र की उन्नति विशेष रूप से इसी शिक्षा पर निर्भर करती है। और फिर इस अर्थ में विद्यालय में प्रवेश लेने से पहले और विद्यालय छोड़ने के बाद शिक्षा की प्रक्रिया नहीं चलती है। अनेक विद्वानों ने शिक्षा के इस रूप को परिभाषित में बांधने का प्रयत्न किया। उनमें से J.S. मैकेंजी, देखिए जैसे जो अभी दिया था उन्हीं ने अभी फिर दिया है, J.S. मैकेंजी ने उन पर भी जो व्यापक शिक्षा है उसकी भी परिभाषा दी है और जो संकुचित शिक्षा है उसकी परिभाषा दी है। ठीक है, तो J.S. मैकेंजी के द्वारा इन्होंने क्या बोला है उसको देखेंगे। तो संकुचित दृष्टि से शिक्षा का अर्थ अपनी शक्तियों के विकास और सुधार के लिए किए गए किन्हीं भी चेतनापूर्ण प्रयासों से किया जाता है। ठीक है, और इस पे क्या बोला गया है, इन नैरोवर्स सेंस इट मे बी टेकन टू मीन एनी कॉन्शियसली डायरेक्टेड एफर्ट्स टू डेवलप एंड कल्टिवेट आवर्स पावर्स। ठीक है, फिर बोला गया है अधिकतर से विद्वान संकुचित अर्थ में शिक्षा की इस परिभाषा से सहमत हैं, परंतु इससे ना तो शिक्षा प्रक्रिया के स्वरूप का स्पष्ट ज्ञान होता है और ना उनके परिणाम का। हमारी दृष्टि से संकुचित अर्थ में शिक्षा को निम्नलिखित रूप में परिभाषित करना चाहिए। तो संकुचित अर्थ में शिक्षा किसी समाज में एक निश्चित समय तथा निश्चित स्थानों, विद्यालयों में सुनिश्चित ढंग से चलने वाली वसोद्देश्य सामाजिक प्रक्रिया है जिसके द्वारा मनुष्य की जन्मजात शक्तियों का विकास, उसके ज्ञान एवं कला कौशल में वृद्धि एवं से व्यवहार में परिवर्तन किया जाता है और इस प्रकार से उसे सब सुसंस्कृत एवं से योग्य नागरिक बनाया जाता है। इसके द्वारा व्यष्टि एवं समाज दोनों निरंतर विकास करते हैं। ठीक है, तो ये हो गया हमारा। अब फिर लास्ट हम लोग देखेंगे शिक्षा की प्रकृति। नेचर ऑफ एजुकेशन। शिक्षा की प्रकृति के संबंध में मूल रूप से दार्शनिकों, समाजशास्त्रियों,
राजनीति शास्त्रियों, अर्थशास्त्रियों, मनोवैज्ञानिकों और वैज्ञानिकों ने विचार किया है कि इन सब के दृष्टिकोण से शिक्षा की प्रगति के विषय में से निम्नलिखित तत्व उजागर होते हैं। ठीक है, जो तत्व दिए हैं उसको देखेंगे। शिक्षा एक सामाजिक प्रक्रिया है। ठीक है, इसके रूप में 3 अंग होते हैं। कौन कौन से? सिखाने वाला, सीखने वाला और सिखाने की विशेष सामग्री। ठीक है, इसका मतलब सीखने वाला कौन सीखता है? विद्यार्थी सीखते हैं। सिखाने वाला वो हो जाएगा टीचर या शिक्षक, और सीखने वाला क्या हो जाएगा? विद्यार्थी, स्टूडेंट। और सीखने सिखाने की पाठ्य या फिर विशेष सामग्री, मतलब कि पाठ्यक्रम या बुक्स मान सकते हैं। यह बात दूसरी है कि सीखने वाला सीखने वालों के सामने प्रत्यक्ष रूप से उपस्थित रहता है या पर्दे के पीछे कार्य करता है। ठीक है, फिर इस पे क्या बोला गया है? सेकेंड पॉइंट क्या हो जाएगा? व्यापक अर्थ में शिक्षा की प्रक्रिया किसी समाज में निरंतर चलती है, परंतु संकुचित अर्थ में या केवल से विद्यालयों में ही चलती है। हमें शिक्षा को उसके व्यापक रूप में ही लेना चाहिए। इस दृष्टि से एक अविरत प्रक्रिया है। ठीक है, व्यापक रूप में बोला गया है कि जो व्यापक अर्थ में शिक्षा की प्रक्रिया किसी समाज में निरंतर चलती रहती है। ठीक है, तो ये क्या है? कंटिन्यू चलती रहती है। और जो संकुचित है वो खाली किस पे सीमित है? विद्यालयों में ही सीमित है। शिक्षा स्वोद्देश्य प्रक्रिया है। कैसी प्रक्रिया है? स्वोद्देश्य प्रक्रिया है। इसके उद्देश्य समाज द्वारा निश्चित होते हैं और विकासोन्मुख होते हैं। इस प्रकार शिक्षा विकास की प्रक्रिया है। व्यापक अर्थ में शिक्षा की विषय सामग्री अति व्यापक होती है, इसे सीमा में नहीं बांधा जा सकता है, परंतु संकुचित अर्थ में इसकी विषय सामग्री निश्चित पाठ्य चर्चा तक सीमित होती है। पर दोनों अर्थों में यह व्यष्टि और समाज के विकास में सहायक होती है। ठीक है, फिर इसके बाद बोला गया व्यापक अर्थ में शिक्षा की विधियां अति व्यापक होती हैं, परंतु संकुचित अर्थ में निश्चित प्राय होती हैं। फिर शिक्षा का स्वरूप समाज में धर्म, दर्शन और संरचना, संस्कृति, शासन तंत्र, अर्थतंत्र और वैज्ञानिक प्रगति आदि अनेक तत्वों पर निर्भर करता है। लास्ट पॉइंट है हमारा आज का। उपयुक्त तत्वों से स्पष्ट है कि किसी समाज में धर्म दर्शन, किसी समाज में क्या है? धर्म दर्शन, संरचना, संस्कृति, शासन तंत्र, अर्थतंत्र और वैज्ञानिक परिवर्तनों के साथ साथ उनकी शिक्षा के स्वरूप में भी परिवर्तन होता रहता है। इस प्रकार शिक्षा की प्रगति गतिशील होती है। ठीक है, तो ये हो गया हमारा जो चैप्टर फर्स्ट है। ठीक है, पहली यूनिट का चैप्टर फर्स्ट है, तो उसको आज हम लोगों ने कंप्लीट कर लिया। और यूनिट का नाम है शिक्षा, अर्थ, संप्रत्यय एवं से प्रगति। ठीक है, तो ये हमारा हो गया पहला चैप्टर। और फिर इसके बाद हम लोग देखेंगे सेकंड चैप्टर। और फिर इसके बाद देखिए, अब इस पे काफ़ी कुछ जो हमारे छोटे क्वेश्चन है, मतलब कि MCQ क्वेश्चन से काफ़ी बन जाएंगे। ठीक है, तो उनको देख लीजिएगा और नोट डाउन कर लीजिएगा इस पे। जैसे कि जो JS मैकेंजी वाली डेफिनेशन है, ठीक है, वो इम्पॉर्टेंट है इस पे। और ज़्यादातर इस पे कुछ अभी वैसा है नहीं, बट हाँ डेफिनेशन से इम्पॉर्टेंट है, तो उसको नोट डाउन कर लीजिएगा। JS मैकेंजी ने दोनों की डेफिनेशन दी है, किसी व्यापक, जो हमारा व्यापक शिक्षा है उसकी भी, और संकुचित शिक्षा है उसकी भी। ठीक है, तो इम्पॉर्टेंट है, एक बार रिवाइज कर लीजिएगा। और जो इम्पॉर्टेंट, क्योंकि जो भी ब्लैकिश से लिखा हुआ है वो एक बार रिवाइज कर लीजिए, क्योंकि नॉर्मली क्वेश्चन से कहाँ से आ जाए, कैसे क्वेश्चन आए, कुछ अंदाज़ा नहीं लगाया जा सकता। ठीक है, तो MCQ क्वेश्चन आने ही हैं। और ये वाला चैप्टर टेट और CTET के लिए भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, उससे भी क्वेश्चन इससे भी काफ़ी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, तो नेक्स्ट वीडियो में हम लोग को कुछ और इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस के साथ मिलेंगे, क्वेश्चंस और टॉपिक्स के साथ मिलेंगे, जो भी इम्पोर्टेंट टॉपिक्स हैं जिससे भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, तो धन्यवाद।